नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोजाना शाम को 7 बजे मैं आपके लिए लेके आता हूं टीचर सिलेक्शन एग्जाम के से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें मैं बात करता हूं कि किस तरह आप पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप इन तीनों में से किसी भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तीनों पोस्ट के लिए प्रिपरेशन के लिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में सीडी भी बोल देते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए इस टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आया हूं कि आप किस तरह इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हाँ, इसके अलावा जो भी आप कुछ मिस्टेक करते हैं, किस तरह आपको रिवीजन प्लान बनाना है अपने उन टॉपिक को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बड़े काम की हो सकती है। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है कृष्णा और मैं आपकी केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी जैसे एग्जाम की प्रैक्टिस करवाता हूं क्वेश्चन की इस वीडियो के माध्यम से, कि एग्जाम से पहले आप अपने आप को चेक कर सके कि कितने आप कैपेबल हैं, कहां आप लैग कर रहे हैं और किस क्वेश्चन या किस टॉपिक पर आपको रिवीजन या रिवाइज करने की जरूरत है अपने पुराने प्लान को, अपने पुराने नोट्स को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा रहा है, इन मॉडर्न आइडियोलॉजी द लाइफ पीरियड ऑफ 12 to 18 years ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कम्स अंडर द। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसी की एज 12 से 18 इयर्स के अंदर है, तो मॉडर्न आइडियोलॉजी की है, यानी कि जो आधुनिक विचारधारा है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं, उसके अंदर 12 से 18 साल की जो उम्र है, इसको आप डेवलपमेंट की किस कैटेगरी के अंदर डालेंगे। यानी कि ये 12 से 18 साल की जो एज है, इसको किस नाम से भी जाना जाता है। सीधा साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, डेवलपमेंट का पार्ट है ये। ठीक है, आपने बाल विकास पढ़ा होगा अपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर। अब आप बताइए कि इसको 12 से 18 साल को आप किस कैटेगरी के अंदर डालेंगे। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है इस एज ग्रुप को आप एडोलेसेंस की एज में डालेंगे, ग्रुप में डालेंगे। बी में आपसे बोला जा रहा है ये अडल्टहुड पीरियड है। सी में आपसे बोला जा रहा है ये मैच्योरिटी का पीरियड है। और डी में आपसे बोला जा रहा है ये चाइल्डहुड का पीरियड है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या, ये आपको बताना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो ए हो जाए। ए का मतलब है यानी कि 12 से 18 साल की जो एज होती है, 12 से 18 ईयर की एज होता है, इसे हम एडोलेसेंस की पीरियड के बारे में बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि 12 से 18 साल का जो एज ईयर्स हो गया या एज हो गया, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, ये एडोलेसेंस, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं किशोरावस्था, इसके लिए हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, Which one of the following is not a characteristics of standard test? यानी कि एक स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है किसी भी एग्जाम को कंडक्ट कराने का, यानी कि जब आप टीचर बनेंगे तो आपको भी इवेलुएट करना पड़ेगा अपने स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। नॉट लिखा है ना, इधर देखिए ध्यान से, नॉट लिखा हुआ है। नॉट का मतलब क्या है कि भी जो नहीं है, यानी कि एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो नहीं है, यानी कि जो मानवीकृत परीक्षण जो है उसकी विशेषताओं को जो धारण नहीं करता है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो टर्म क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्डाइज टेस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है जिसके फीचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि डिजाइन बाय द पीपल विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जिसके पास बहुत स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, अगर वो किसी चीज को डिजाइन करते हैं टेस्ट को, उसे बोला जा रहा है कि उसे आप स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं बोलेंगे, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है आंसर आर इवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू द सेम स्कोरिंग स्टैंडर्ड, यानी कि स्कोरिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए आप इसको इवेल्युएट करेंगे, ये बोला जा रहा है ऑप्शन बी के अंदर। सी में आपसे बोला जा रहा है टेस्ट आर कंडक्टेड कंटिन्यूअसली, कि लगातार आप टेस्ट कंडक्ट कराते रहिए एंड चिल्ड्रन गेट इमीडिएट फीडबैक, यानी कि लगातार टेस्ट चल रहे हैं, पहले भी हिंदी का ले लिया, फिर इंग्लिश का ले लिया, मैथ्स का ले लिया और साइंस का ले लिया, इस तरह आप कंटिन्यूअस टेस्ट लेते जा रहे हैं 1 by 1, और टेस्ट के बाद साथ के साथ आप क्या कर रहे हैं, इवेलुएट जो आपने किया उसका आंसर या उसका फीडबैक इमीडिएट दे दे रहे हैं, ये बोला जा रहा है ऑप्शन सी के अंदर। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन जो डी है आपके लिए, डी में आपसे बोला जा रहा है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर स्टेब्लिश्ड, यानी कि रिलायबिलिटी का मतलब उसकी जो विश्वसनीयता है, उसकी जो एक फेथनेस है, या वैलिडिटी का मतलब उसकी वैधता स्टैब्लिश की जा रही है उस टेस्ट के माध्यम से। तो ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको वो आइडेंटिफाई करना है जो एक अच्छे स्टैंडर्डाइज टेस्ट के फीचर नहीं है या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, जैसे अगर हम हिंदी में बोले जो उसकी
विशेषता नहीं है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब ये 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट का मतलब है जो इसके फीचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, अगर हम इस तरह से इसकी बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे सी में बोला गया ना कि कंटिन्यूअस टेस्ट चलेंगे। टेस्ट कैसे, आप कंटिन्यूअस कंडक्ट कर रहे हैं और फीडबैक इमीडिएट दे रहे हैं। अरे भाई इमीडिएट फीडबैक कैसे दे सकते हैं? पहले तो आप रिजल्ट जैसे भी निकालेंगे उसमें से अपने एनालिसिस बनाएंगे, रीजन बनाएंगे, भी परफॉर्मेंस क्यों अच्छी नहीं हो रही है, क्यों, उसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए इस चीज के लिए। प्लानिंग के बाद फीडबैक भी एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। इमीडिएट का मतलब ये आनंद फानंद में कुछ भी कर देना ठीक नहीं होता। तो करेक्ट आंसर सी नहीं हो सकता, सी इसका मतलब फीचर नहीं हो सकता, कहने का मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर सी है। सी क्यों है? क्योंकि ये इसका फीचर नहीं है। ए में जो बोला गया स्पेशलाइज्ड पर नॉलेज रखता है इस टेस्ट को डिजाइन के लिए, बिल्कुल सही बात है। बी में आपसे बोला गया था बी स्कोरिंग स्टैंडर्ड आपने मेंटेन किया हुआ, बिल्कुल सही है। और डी में जो बोला था कि इसकी एक वैलिडिटी है और स्टेब्लिश्ड है, ये सब बात इसके क्या फीचर है या फिर बोल सकते हो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, और सी में जो बोला गया सी इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि इमीडिएट फीडबैक देना जरूरी है बट इमीडिएट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप एनालाइज तो आपने किया ही नहीं, आपने कुछ भी बोल दिया। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नॉट क्यों बोला था, इसलिए सी हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ, कि जब डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है एक स्टूडेंट के अंदर, एक बच्चे के अंदर, उसके अंदर बोला गया भी कौन से एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि कौन से पहलू उसमें शामिल होते हैं, ये आपको बताना है अगर हम डेवलपमेंट की और ग्रोथ की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में कौन कौन से एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से चूज करिए आपका करेक्ट आंसर क्या है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, इसमें ये बोला जा रहा है कि डेवलपमेंट के अंदर बायोलॉजिकल और ठीक है और फिजिकल चीजें इन्वॉल्व होती है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। बी में आपसे बोला जा रहा है कि इसके अंदर कॉग्निटिव और सोशल, यानी कि ये बोल सकते हो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, ये चीजें इन्वॉल्व होती है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। और सी में आपसे बोला जा रहा है कि बोथ 1 and 2, यानी कि जो फर्स्ट ये वाला और सेकंड ये वाला, ये दोनों चीजें इन्वॉल्व होती है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी। और डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के जो ऑप्शन आपको दिए गए इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, ये बोला जा रहा है आपसे ऑप्शन डी के अंदर। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन मैंने आपको डिफाइन कर दिए। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। सी का मतलब है कि भी इसके अंदर फर्स्ट वाला यानी कि बायोलॉजिकल और फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, बिल्कुल सही बात है। फिर कॉग्निटिव और सोशल इन्वॉल्वमेंट होती है, ये बात भी एकदम सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है ये एनसीएफ 2005 के ऊपर है। एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो डिजाइन किया गया था 2005, उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है। तो मैं तो आप मेरी तो एडवाइस एक सिंपल सी आपके लिए ये होगी कि आप किसी भी एग्जाम में अपेयर होने से पहले एक बार एनसीएफ 2005 को जरूर पढ़ लें, जरूर रिवाइज कर लें और इससे नोट्स अपने तैयार जरूर कर लें। ठीक है, अगर आप कहेंगे कोई स्पेशल वीडियो मैं इसके ऊपर बना दूंगा तो मैं बना सकता हूं, आपको पढ़ा भी सकता हूं, लेकिन कंडीशन ये है पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों की जरूरत है। अगर मुझे लगेगा ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसके ऊपर एक क्लास जरूर लूंगा आपकी। ठीक है, तो कमेंट करना ना भूलिए। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर एज द वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005, यानी कि एनसीएफ 2005 में जो भी प्रिंसिपल यूज किए गए थे या सिद्धांत यूज किए गए थे वो आपको बताने इनमें से कौन सा यूज किया गया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए में जो आपसे बोला जा रहा है ये बोला जा रहा है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को फोकस किया गया था एज पर द एनसीएफ 2005। ठीक, बी में आपसे बोला जा रहा है इसके अंदर रोट लर्निंग के ऊपर फोकस किया गया था, यानी कि रट्टा मार के जो आंसर लिखने की बात की जा रही है कि पढ़ो, याद करो और फिर इसको लिख के आ जाओ एग्जाम में। अच्छा, सी में आपसे बोला जा रहा है कि ऑटोक्रेटिक टीचिंग की बात की जा रही है, यानी कि टीचर का स्टूडेंट के ऊपर एक ऑटोक्रेटिक तरीके से नेचर होगा, उस तरह से वो अपनी टीचिंग एक्टिविटी को प्रोसीड करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा क्लास के अंदर।
और डी में आपसे बोला जा रहा है कि नहीं भी पनिशमेंट देने को फोकस किया गया था एनसीएफ 2005 में। तो एनसीएफ 2005 किसको प्रेफर करता है, क्या प्रमोट करता है, ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है ये बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि एनसीएफ 2005 फ्लेक्सिबिलिटी को यानी कि लचीलेपन को फेवर करता है, रोट लर्निंग को नहीं करता, ऑटोक्रेटिक नेचर को भी नहीं करता, और पनिशमेंट को भी तो बिल्कुल भी नहीं करता इसको, कि कॉर्पोरल पनिशमेंट तो वैसे भी बैन है अब। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो जाएगा। ठीक, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर एक साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, पहले थ्योरी समझ लेते हैं क्या है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ग्रो एंड डेवलपमेंट डिफरेंस इन डिफरेंट पीपल डिपेंडिंग अपॉन देयर। ठीक है, तो देयर के बाद जो इसे आपको कंप्लीट करना है, यानी कि जो हार्वर्ड गार्डनर थे वो मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर उन्होंने एक थ्योरी दी थी, और वो जो थ्योरी थी उसको ध्यान में रखते हुए आपसे ये 4 चीजें दी गई ऑप्शन में। अब आपको ये बताना है कि वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती थी, यानी कि उनकी जो थ्योरी थी किस चीज के ऊपर बेस्ड थी, आपको ये बताना है। जब आप मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की बात करते हैं तो किस आधार पे उन्होंने ये थ्योरी दी थी, ये आपको आंसर में बताना है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि मोटिवेशन के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करती थी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, यानी कि हिंदी में बोले तो प्रेरणा। बी में अगर बात करें, बी में आपसे बोला जा रहा है रीफोर्समेंट, यानी कि उसको रिफोर्स करने के लिए, सुदृढ़ीकरण करने के लिए बोला गया था। और सी में आपसे बोला जा रहा है कि लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की भी, किसी का लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करती थी इनकी ये थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस वाली इनकी थ्योरी। और लास्ट ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि इनकी जो थ्योरी थी वो हेरिडिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, या फिर हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंट के एक्सपीरियंस पे बेस्ड थी, यानी कि इन्होंने हेरिडिटी के ऊपर भी और सेकंड इन्वायरमेंट के ऊपर, इन दोनों पे फोकस किया था जब अब ये इन्होंने थ्योरी दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है ये बताइए। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक सही है और बाकी 3 तो गलत ही होंगे एज यूजुअल। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। डी का मतलब है कि इनकी जो थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है, वो टोटली डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर या फिर इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस के ऊपर। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात की जा रही है अ चाइल्ड ऑब्जर्व। ठीक है, अब एक चाइल्ड को, एक बच्चा है वो ऑब्जर्व करता है क्या, एक तरह से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। और हाँ, आप टीचर सिलेक्शन के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिए, केस स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी जरूर पढ़ना है आपको। ये टीचर सिलेक्शन एग्जाम के लिए भी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ अगर आप में से कोई सीटेट की तैयारी कर रहा है, सीटीईटी की फर्स्ट पेपर के लिए की बात कर लूं मैं या सेकंड पेपर की बात करूं, इन सारे एग्जाम में केस स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कि चाइल्ड डेवलपमेंट या पेडागोजी में केस स्टडी के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो केस स्टडी पर जरा फोकस जरूर करिएगा। इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको खूब बहुत बार करनी है। अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है अ चाइल्ड ऑब्जर्व ऑल ब्राउन डॉग्स इन पार्क आर स्मॉल। एक बच्चे ने ऑब्जर्व किया कि पार्क के अंदर जो जितने भी ब्राउन कलर के डॉग है वो बहुत छोटे हैं, स्मॉल साइज के अंदर है, यानी छोटे डॉग्स हैं। ये बच्चे ने अब देखा, फिर उसने कंक्लूजन पे पहुंच गया देयरफॉर ऑल डॉग्स मस्ट बी ब्राउन। फिर उसके बाद इस कंक्लूजन में पहुंच गया कि देयरफॉर ऑल डॉग्स मस्ट बी ब्राउन इज दिस एग्जांपल ऑफ, यानी कि उस बच्चा इस कंक्लूजन पे पहुंच जाता है जितने भी छोटे डॉग होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं या ब्राउन कलर के डॉग छोटे होते हैं। इस तरह के कंक्लूजन पे बच्चा एक पहुंच जाता है जब वो किसी पार्क में कुछ ऑब्जर्व करते हैं। तो आपको ये बताना कि बच्चे की जो ये रीजनिंग है, बच्चे ने ये रीजनिंग करी है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, किसका ये एग्जाम्पल है, आपको ये बताना है। यानी कि बच्चा एक अपने एक ऑब्जर्वेशन के द्वारा किसी चीज पे कंक्लूजन पे तक पहुंच रहा है, तो आपको ये बताना है कौन सी रीजनिंग है, ये कौन सा मेथड है उसका। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है ये इंडक्टिव मेथड है या इंडक्टिव रीजनिंग बोल लीजिए आप। बी में आपसे बोला जा रहा है ये डिडक्टिव रीजनिंग है।
सी में बोला जा रहा है बोथ ए एंड बी, यानी कि फर्स्ट सेकंड जो यानी कि इंडक्टिव भी है और साथ ही साथ ये डिडक्टिव भी है, दोनों चीजें। और डी में आपसे बोला जा रहा है नन, यानी कि इनमें से कोई सी नहीं है। तो अब ये बताइए कौन सी रीजनिंग है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए का मतलब यहां पे 1 मिनट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए का मतलब ये है कि ये इंडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला ही हमारा आंसर सही है, ठीक। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है जो कि क्लासरूम के अंदर हो रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्लासरूम के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एक एग्जांपल है इन 4 ऑप्शन के अंदर, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है इट मे बी लीड डिसमिनिस्ड एफर्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि ये बोला जा रहा है कि क्लासरूम के अंदर अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो क्या होगा, स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगा या उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, या ये लीड कर सकता है जो एफर्ट लगा रहे हैं स्टूडेंट वो डाउन हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। बी में आपसे बोला जा रहा है इट मे लीड टू एनहांस एफर्ट, यानी कि अगर आप एज ए टीचर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो ये स्टूडेंट का परफॉर्मेंस इनहेंस कर देगा, ये बोल रहा है उसके एफर्ट को डबल कर देगा या इनहेंस कर देगा, या फिर यूं कहते परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बढ़ा देगा, ऐसा बोला जा रहा है ऑप्शन बी के अंदर, ठीक है। सी में आपसे बोला जा रहा है इट डज नॉट अफेक्ट परफॉर्मेंस, कि ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है यानी कि आप भेदभाव करते हैं क्लास के अंदर, तो ये परफॉर्मेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं डालने वाला है, ऑप्शन सी के अंदर बोला जा रहा है मेल स्टूडेंट के ऊपर। और डी में आपसे बोला जा रहा है कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो, ठीक है। तो क्लासरूम में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग में कौन सी बात सही है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इन 4 ऑप्शन को देखने के बाद अगर एक कंक्लूजन पे पहुंचे तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ए का मतलब ये स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को डाउन करेगा, उनका एफर्ट डाउन करेगा और उनका जो इंटरेस्ट है स्टडी में वो भी डाउन हो जाएगा, और ये जो एक जो कह सकते हो जो इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए था क्लासरूम का वो और खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो जो करेक्ट आंसर है वो ए है, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ये नुकसान है क्लासरूम के अंदर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फिर से केस स्टडी वाला क्वेश्चन है अगेन, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि केस स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीचर सिलेक्शन एग्जाम में काफी ज्यादा है, और आप इसे जरूर पढ़िए, जरूर प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चनों की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है आपके लिए, सपोज यू आर ए टीचर, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, आप क्लासरूम के अंदर एज ए टीचर अपॉइंट हो चुके एक स्कूल के अंदर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या है आपके लिए, ये है इन योर क्लास रानू अंडरस्टैंड, एक बच्चा है वो अंडरस्टैंड करता है अ चैप्टर क्विकली, जो भी आप पढ़ाते हो कॉन्सेप्ट पढ़ाते हो एक चैप्टर के अंदर वो बहुत जल्दी समझ जाता है, वाइल कृति टेक्स मच टाइम, कृति एक बच्ची है जो कि बहुत टाइम ले लेती है ज्यादा, यानी कि रानू एक बच्चा है बहुत स्पीडली चीजों को सीख लेता है, और कृति की जो गाड़ी है वो थोड़ी धीरे और धीरे, यानी कि इसे आपने पहली बार में समझाया समझ गई, कृति को हो सकता है आपको 3 बार समझाना पड़े तब जाके इसको समझ में आता है, यानी कि ये थोड़ा टाइम लेती है कॉन्सेप्ट को समझने में, ऐसा बोला जा रहा है इस केस स्टडी के अंदर। अब आपसे पूछा जा रहा है दिस हैपन बिकॉज, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है इसके पीछे आपको रीजन बताना है, ठीक है। तो मतलब बाद में आपको ये सब चीजें फेस करनी पड़ेगी जब आप क्लासरूम के अंदर जाएंगे पढ़ाएंगे, तो उससे पहले आपका जो एटीट्यूड इन स्टूडेंट के बीच में क्या होने वाला है, आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड आपकी कैसी है, इसको जांचने के लिए इस तरह के स्टडी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आंसर देख लेते हैं क्या क्या आपके हो सकते हैं 4 ऑप्शन के अंदर, तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए ये बोला जा रहा है कृति इज मोर इंटेलिजेंट, कृति जो बच्ची है वो क्या मोर इंटेलिजेंट है एज कंपेयर टू रानू, ये बोला जा रहा है कि कृति जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है रानू के कंपेरिजन में, ये बोला जा रहा है ऑप्शन ए के अंदर। अच्छा बी में आपसे बोला जा रहा है कि दे आर
इंडिविजुअल डिफरेंट, यानी कि उन दोनों के बीच में ये जो काम कर रहा है कि कोई जल्दी सीख रहा है कोई देर से सीख रहा है, ये इसके पीछे जो लॉजिक दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है इंडिविजुअल डिफरेंट, या फिर भी बोल सकते इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से ऐसा हो रहा है। सी में आपसे बोला जा रहा है रानू ग्रैपिंग पावर इज लेस, रानू की जो ग्रैपिंग पावर है वो लेस है एज कंपेयर टू कृति, ये बोला जा रहा है। और डी में बोला जा रहा है ये तीनों ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही करेक्ट है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी, नहीं सॉरी डी में बोला जा रहा है कि तीनों ऑप्शन करेक्ट है। आपके अकॉर्डिंग क्या सही है, अब ये आप बताइए। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ बाद में सीख पाते हैं, कुछ बच्चे किसी भी चीज को जल्दी ग्रैब करते हैं। ये डिपेंड करता है उनकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की वजह से। हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, ये दो मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से स्टूडेंट के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। ठीक है, जिसकी वजह से कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा थोड़ा टाइम लेता है। तो ये इसके पीछे मेजर रीजन ये है इसके अंदर। तो आप ये कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ये भी एक कुछ केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, और आपसे पूछा जा रहा है राघव सेज, राघव कोई है और वो आपसे कहता है दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वंस इमीडिएट प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट है, यानी कि भाषा की अगर विकास की अगर हम बात करें, ठीक है, भाषा विकास की बात करें तो ये क्या चीज है, ये वो उसके हिसाब से कि भाई ये जन्मजात है, यानी कि मतलब ऑलरेडी उसकी किसी भी बच्चे के अंदर ऑलरेडी होता है, वो दूसरों को देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है, सीख जाता है, यानी कि इमिटेट करने की जो उसकी कैपेसिटी होती है ये पहले से ही होती है, इसको आप सिखा नहीं सकते अकॉर्डिंग टू राघव। अच्छा, दीप्ति जो है वो ये फील करती है कि इट इज बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि इसके हिसाब से जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, इसके ऊपर जो मेजर फैक्टर है वो जो बड़ा रोल जो प्ले करता है वो इन्वायरमेंट प्ले करता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है दिस डिस्कशन बिटवीन राघव एंड दीप्ति इज अबाउट, वो किसके अबाउट है, किस चीज के ऊपर है, समझ में आया क्वेश्चन? एक तो ये कह रहा है कि ऑलरेडी उसके अंदर पहले से है, एक कहता है नहीं इन्वायरमेंट फैक्टर है, लैंग्वेज डेवलपमेंट किसी स्टूडेंट के ऊपर, किसी के बच्चे के ऊपर कैसा होगा इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, चलिए अब ये चार ऑप्शन दे दिया गया आपके ऊपर। अब आपको बताना है ये जो डिस्कशन किस टाइप का डिस्कशन है, आपको ये बताना है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस लर्निंग के ऊपर एक डिस्कशन है, अकॉर्डिंग ऑप्शन ए। बी में बोला जा रहा है ये नेचर और नर्चर का से रिलेटेड एक डिबेट है। सी में आपसे बोला जा रहा है ये क्रिटिकल और सेंसिटिव फीलिंग से रिगार्डिंग ये एक कह सकते हो डिस्कशन चल रहा है इन दोनों के बीच में। और डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी का एक आर्गुमेंट है, कोई स्टेबल है और कोई स्टेबल नहीं है, उसके बीच का एक आर्गुमेंट चल रहा है इन दोनों के बीच में। किसके बीच में? राघव के बीच में और दीप्ति के बीच में। अब आपके पास ये चार ऑप्शन आ गए, अब आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या है सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। अब बी क्यों होगा जरा समझिए। एक ने बोला कि भाई ये ऑलरेडी होता है, यानी कि वो इमिडिएट करता है, दूसरों को ऑब्जर्व करता है, सीखता है, यानी कि एक फोकस किस चीज के ऊपर कर रहा है, एक फोकस कर रहा है हेरिडिटी के ऊपर। कौन कर रहा है? ये राघव जो है वो हेरिडिटी के ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें दीप्ति की, दीप्ति बात करें इन्वायरमेंट के ऊपर, यानी कि एक हेरिडिटी के ऊपर फोकस कर रहा है, एक इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है। हेरिडिटी के अंदर क्या होता है कि भी ऑलरेडी हमारे बाय बॉर्न, हमें ये बाय बर्थ हमारे अंदर ये कुछ फीचर्स या कुछ क्वालिटी हमारे अंदर होते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से जन्म के साथ ही हमें मिल जाते हैं। कहने का मतलब है हमारी जीन्स के अंदर होते हैं। तो यानी कि ये बात की जा रही है, हमारे नेचर की बात की जा रही है इसके अंदर। ठीक है, जब भी बात हेरिडिटी की हो तो उसको आप नेचर से रिलेट करके सोच सकते हैं। और जब भी क्या नाम है नर्चर की बात की जा रही है, नर्चर यानी कि उसकी परवरिश की बात की जा रही है, पोषण की बात की जा रही है, यानी कि एनवायरमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये नेचर और नर्चर के बीच का ये डिफरेंस आपको समझना होगा अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं। तो नेचर का मतलब है हेरिडिटी से और नर्चर का मतलब इन्वायरमेंट से, जहां पे उसकी परवरिश हो रही है। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो नेचर और नर्चर का एक डिबेट है। ठीक है, उसके बीच की एक बहस चल रही है इन दोनों के बीच में। ठीक है, डिबेट किसके ऊपर? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट फैक्टर के ऊपर
ये लोग बात कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई डैश इज नोन एज, कि भाई इनमें से कौन है साइकोलॉजिस्ट, 4 साइकोलॉजिस्ट के आपको नाम दे दिए गए, आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या हो सकता है, यानी करेक्ट साइकोलॉजिस्ट कौन है वो आपसे पूछा जा रहा है। इज नोन एज द इंटरेक्शनिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द हिज लैंग्वेज इज लर्न बाय द सोशल इंटरेक्शन, यानी कि इनमें से कौन से साइकोलॉजिस्ट है जो कि ये रिकमेंड करते हैं कि लैंग्वेज जो सीखी जा सकती है वो सोशल इंटरेक्शन के द्वारा सीखी जा सकती है। ठीक है, इनमें से कौन ऐसा बोलते हैं? तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि नियम चॉम्स्की ने ऐसा बोला था, बी में आपसे बोला जा रहा है कि लेवॉत्स्की ने ऐसा बोला था, और सी में आपसे बोला जा रहा है बीएफ स्किनर ने ऐसा बोला था कि स्किनर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट कब हो सकता है, जब सोशल इंटरेक्शन होगा। अजीम पियाजे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, और हाँ मेरी तो ये रिकमेंडेशन है इन चारों साइकोलॉजिस्ट की जो डिफरेंट थ्योरीज हैं आपको इन सब को पढ़ लेनी चाहिए, इनके ऊपर नोट्स बना लेनी चाहिए, और हाँ बार बार रिवाइज कर लेना चाहिए कि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इनके ऊपर। ठीक है, पावलोव भी है और वाइगोत्स्की भी है, ये सारी चीजें हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, पहले इसका आंसर क्या होगा। तो सोशल इंटरेक्शन की जब भी बात आएगी तब आपको ध्यान रखना है कि भी इसका रिकमेंडेशन करते थे हमेशा लेवॉत्स्की जो वो हमेशा रिकमेंडेशन करते थे कि भी सोशल जो इंटरेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें लैंग्वेज डेवलपमेंट की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि लेवॉत्स्की ने ही बोला था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो मेन फैक्टर है जो उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके एनहांसमेंट के लिए, लैंग्वेज के लिए, वो सोशल इंटरेक्शन है। बिना सोशल इंटरेक्शन की ये चीज पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू लेवॉत्स्की। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, अब आपका काम ये है कि अब आप बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन को करेक्ट स्कोर किया। ठीक है, तो वो आपको स्कोर जरूर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, और वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी मुझे जरूर कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, मैं डेली शाम को 7 बजे टीचर सिलेक्शन एग्जाम की वीडियो लाता हूं और सुबह जनरल स्टडी और केस करंट अफेयर की वीडियो आपके लिए लेके आता हूं। तो आप वो दोनों की देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में जरूर इस वीडियो को शेयर करिए ताकि मैं मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच सकूं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है।